नमस्कार विद्यार्थियों, अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अंग्रेजी का पहला टॉपिक टेंस, जिसे हिंदी में बोला जाता है काल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके भागों का वर्णन करेंगे। टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। तो टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, ये सभी ने पहले की क्लासेस में पढ़ रखा है। जैसे सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट टेंस, इसके बाद आता है पास्ट टेंस, और तीसरा और आखिरी टेंस है फ्यूचर टेंस। तो मुख्य रूप से टेंस को तीन भागों में विभाजित किया जाता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। इसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस, इसको हम बोलते हैं भूतकाल। इसके बाद आखिरी जो भाग है फ्यूचर टेंस, इसको बोलेंगे भविष्यकाल। तो इस प्रकार से टेंस को तीन भागों में विभाजित किया जाता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी क्या होगा, वर्तमान काल। पास्ट टेंस यानी क्या होगा, भूतकाल। फ्यूचर टेंस यानी क्या होगा, भविष्य काल। अर्थात प्रेजेंट टेंस जो भी वर्तमान में चल रहा है, जैसे 2020 ये अभी वर्तमान में चल रहा है। पास्ट टेंस ऐसा समय, ऐसा काल जो बीत गया हो, गुजर गया हो, उसे भूतकाल कहा जाता है। जैसे 2020 के पहले कौन सा चल रहा था, 2019, ये चला जाता है पूरा किसमें, पास्ट टेंस में। इसके बाद तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ऐसा काल जो अब वर्तमान के बाद आएगा, वो कौन सा काल होगा, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। जैसे 2020 के बाद कौन सा आने वाला है, 2021। तो इस प्रकार से टेंस को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जाता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सभी अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कर लीजिए। डन। चलो एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते। तो मुख्य रूप से बोलो टेंस कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला कौन सा, प्रेजेंट टेंस जो अभी वर्तमान में चल रहा है। इसके बाद अगला कौन सा, पास्ट टेंस जो बीत गया है, गुजर गया है, बीता हुआ काल अर्थात 2019। ऐसे फ्यूचर टेंस ऐसा समय, ऐसा काल जो अब वर्तमान के बाद आने वाला है, ये कौन सा होगा, भविष्य काल, जैसे 2021। तो ये थे टेंस के तीन प्रकार। अब आप सभी को पता है कि जो टेंस के जो प्रकार होते हैं, जैसे तीन जो प्रकार हैं,
हर टेंस को बोलो कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं यहां से, प्रत्येक टेंस को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसके पहले हमने पढ़ा कि टेंस के कितने प्रकार थे? 3 प्रकार। अब प्रत्येक टेंस को बांटा जाता है बोलो कितने भागों में? 4 भागों में। तो अगर एक टेंस को 4 भागों में विभाजित किया जा रहा है तो इस प्रकार से तीनों टेंस की अगर हम बात करें तो तीनों टेंस के जो भाग होंगे वो टोटल कितने हो जाएंगे? 12। अब जैसे प्रत्येक टेंस को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, वो भाग कौन कौन से होते हैं सबसे पहले हम उनको समझेंगे। जैसे पहला भाग हो जाएगा इंडेफिनेट टेंस या सिंपल टेंस। तो पहला जो भाग होता है इंडेफिनेट टेंस या फिर इसको सिंपल टेंस भी बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले भाग की, और अगला भाग होगा कंटिन्यूस टेंस। दूसरा भाग बोलो कौन सा हो गया? कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद तीसरा भाग है परफेक्ट टेंस। और आखिरी और चौथा जो भाग है इसका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस प्रकार से प्रत्येक टेंस को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग बोलो कौन सा हो गया? इंडेफिनेट टेंस या इसको क्या बोलेंगे? सिंपल टेंस। इसके बाद दूसरा भाग कौन सा हो गया? कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद तीसरा भाग हो गया परफेक्ट टेंस और चौथा और आखिरी भाग हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जब इनके रूप चलते हैं तो वो किस प्रकार से चलेंगे? जैसे हमने इसके पहले पढ़ा कि टेंस मुख्य रूप से होते हैं बोलो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जैसे पहला था बोलो कौन सा? प्रेजेंट। दूसरा था पास्ट और तीसरा था फ्यूचर। तो 3 टेंस थे। अब इनके रूप कैसे चलेंगे? जैसे मान लो हमें प्रेजेंट टेंस के चारों रूप चलाने हैं तो कैसे चलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे अगला भाग होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे अगला भाग हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे अगला भाग हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये हो गए अपने टेंस के चारों भाग। ये तो था प्रेजेंट का। ऐसे हमें मान लो पास्ट के रूप चलाने तो पास्ट, ये पहला शब्द आगे जोड़ना है आपको, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। ऐसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे आखिरी फ्यूचर के जैसे मान लो में रूप चलाने तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस। ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रत्येक टेंस को बोलो कितने भागों में? 4 भागों में इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि टेंस कितने होते हैं और प्रत्येक टेंस को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो आप सभी इसको राइट डाउन कर लीजिए।
सभी लिख ले आराम से, स्पेलिंग का ध्यान रखें। बहुत सारे विद्यार्थियों की कंप्लेंट आती है कि सर हमें टेंस पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रहते। तो आपको जिस मेथड से पढ़ाया जाए बिल्कुल उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है और ये सारे टेंस आपको अच्छे से याद होंगे, अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे और आपको सेंटेंस अच्छे से बनाना आएगा। तो सभी ने लिख लिया, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो टेंस मुख्य रूप से बोलो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और प्रत्येक टेंस को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला कौन सा हो गया? इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल टेंस भी बोला जाता है। इसके बाद अगला हो गया कंटिन्यूअस टेंस, इसके बाद हो गया परफेक्ट टेंस और इसके बाद हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये थे टेंस के चारों भाग। अब आज हम सबसे पहला टेंस स्टार्ट करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हर वर्ष करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है। तो आज हम पहला टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेडिंग डाल लीजिए सभी। पहला टेंस कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो अब सभी ध्यान पूर्वक बोर्ड की तरफ देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहले आपको समझना है, आपको लिखने के लिए जब बोला जाए तब आपको लिखना है। तो पहला बोलो कौन सा टेंस हमने स्टार्ट किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में टेंस से संबंधित करेक्ट फॉर्म्स वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सेंटेंस दिया जाता है और कहीं रिक्त स्थान में आपको टेंस की पहचान करके उसमें एडवर्ब को आइडेंटिफाई करके और उसमें करेक्ट फॉर्म बढ़नी रहती है। तो हम वो मेथड भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले टेंस में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं हम पहले एक एक सेंटेंस वैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान की, कि जैसे मान लो जब भी हम कोई सेंटेंस देखते हैं तो सेंटेंस में कौन सा टेंस है ये हमें उस वाक्य में आने वाले जो आखिरी शब्द होते हैं उन्हीं के आधार पर हम उसका पता लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जा रहा है, खा रहा है, जा चुका है, लिया है, दिया है, था, थे, थी, पढ़ा, पढ़ी, ना, ने, नी, ऐसे अधिकांश शब्द आपको वाक्य के अंत में मिलेंगे और उन्हीं के आधार पर टेंस की पहचान की जाती है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले हम इस टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी एक लाइन छोड़कर लिखेंगे हिंदी पहचान। हिंदी पहचान। भाई हम हिंदी में वाक्य को कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो हिंदी पहचान ऐसे लिख लीजिए एक लाइन छोड़ के। अब आप लोग यहां से लिखेंगे, मैं बोलूंगा आप लोग लिखेंगे। लिखो हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं,
आदि शब्द आते हैं। हिंदी पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं। लिख लिया सभी ने? अब आप लोग समझेंगे कि इसमें सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, कि जब हम हिंदी का वाक्य देखते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला उसमें लगता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार का होगा? इसमें 4 प्रकार का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो 4 भागों में सेंटेंस को डिवाइड किया जाएगा। अब आप सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें अफर्मेटिव का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अफर्मेटिव, तो सबसे पहले जब भी वाक्य को बनाया जाता है तो सबसे पहले लिखा जाता है, बोलो क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होगा? विषय नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? कर्ता। सब्जेक्ट तो ये था, बोलो कौन सा? इंग्लिश। यहां पर सब्जेक्ट का अर्थ क्या होगा? कर्ता। जैसे आप लोग सब्जेक्ट लिखोगे उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ये मैं वी फर्स्ट लिख रहा हूं, समझ जाना। वर्ब कौन सी? मेन वर्ब, एमवी की फर्स्ट फॉर्म, एमवी की फर्स्ट फॉर्म। एमवी की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद आपको उसमें जोड़ना है एस या ईएस। क्या जोड़ेंगे बोलो? एस या ईएस। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जोड़ेंगे उसमें, बोलो क्या? एस या ईएस। एस या ईएस जोड़ने के बाद आपको आगे लिखना है, बोलो क्या? ऑब्जेक्ट। और आखिरी में जो भी बचा हुआ भाग है, रेस्ट अर्थात शेष भाग, वो हम अंत में लिख देंगे। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? बोलो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या जोड़ेंगे? एस या ईएस। और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हम लिख देंगे रेस्ट। जो भी वाक्य बचा होगा वो आखिरी में लिखा जाएगा। तो सभी को समझ में आया होगा अफर्मेटिव का सूत्र, तो सभी लिख लीजिए इसको। अफर्मेटिव का सूत्र जो भी है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अब सभी बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझेंगे इधर। तो हमने चलो सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, कम, राइट, रीड, स्पीक, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद उसमें क्या जोड़ेंगे? एस या ईएस। उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस रेस्ट। चलो, विद्यार्थी क्या होता है, जो सेंटेंस दिया होता है उसमें से सब्जेक्ट भी वो ढूंढ लेता है कि उसको पता है कि कर्ता हमेशा प्रारंभ में मिलेगा। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, तो इस वाक्य का कर्ता कौन हो गया? बोलो मोहन। तो वो लिख देता है आराम से, जैसे मोहन। इसके बाद उसको आगे पता है कि हमें लिखनी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो फर्स्ट फॉर्म भी ले आता है। जैसे जाता है तो जाना, और जाना क्या होगा? गो, तो वो गो भी लिख देता है। लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों के सामने समस्या आती है क्या जोड़ने में? एस या ईएस जोड़ देने, कि एस कहां जोड़ा जाता है, ईएस कहां जोड़ा जाता है। और मान लो आप करेक्ट फॉर्म पढ़ोगे, वहां पे भी सेम ये चीज सबसे ज्यादा काम में आएगी, एस या ईएस जोड़ना। वे टेंस की पहचान तो हर कोई कर लेता है, लेकिन करेक्ट फॉर्म भरने के लिए सारे रूल्स हमें पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब किस प्रकार से लिखी जाएगी, उसके साथ जो भी शब्द जुड़ रहे हैं जैसे एस या ईएस, उनको किन रूल्स के माध्यम से जोड़ा जाएगा वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये जोड़ने के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट और प्लस रेस्ट लिख देंगे। तो इस फॉर्मूले के बाद
हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे, लिखो सभी मेरे साथ। क्रिया के साथ एस या ईएस लगाने के नियम। क्रिया के साथ एस या ईएस लगाने के नियम। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कहां पर एस लगेगा, कहां पे ईएस लगेगा, कहां पर दोनों नहीं लगेंगे, वो रूल्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये लिखने के बाद अब सभी विद्यार्थी लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट, पहला नियम, रूल नंबर फर्स्ट। और रूल नंबर फर्स्ट कहता है आई यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। ये लो साहब, इसने मना कर दिया डायरेक्ट कि तुम चाहे जिसके साथ लगाना, लेकिन हमारे साथ कभी एस या ईएस मत लगाना। जैसे हम यहाँ क्या जोड़ने वाले थे, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये जोड़ने वाले थे। अब जैसे मान लो आप सेंटेंस बना रहे हो, करेक्ट फॉर्म भर रहे हो, तो सबसे पहले आपको वाक्य का सब्जेक्ट देखना है। अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या दिया हो, आई यानी मैं, यू तुम या आप, वी हम, दे वे तथा बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। तो इसने मना कर दिया है कि आप हमारे साथ एस या ईएस नहीं लगाओगे। तो हम भरने वाले थे, हम लिखने वाले थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अगर हमें सब्जेक्ट के रूप में इनमें से कोई मिल गया तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्या नहीं लगाएंगे, एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो ये भाई साहब ये बोल के चले गए रूल नंबर फर्स्ट वाले कि तुम हमारे साथ क्या मत लगाना, एस या ईएस मत लगाना। अब हम उलझ गए कि ये तो मना कर गया, अब लगाएं किसके साथ। तो इसके लिए आता है रूल नंबर सेकंड, वो कहता है ये जा रहा है, इसको जाने दो। अब मैं आ गया, मेरे साथ लगाओ तुम एस या ईएस, ठीक है। तो अब दूसरा नियम क्या कहता है वो हम पहले समझेंगे। तो दूसरा नियम कहता है कि ही, शी, इट, नेम तथा एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। ये हमारी चिंता यहां पर दूर हो गई। अब हमें पता लग गया कहां एस या ईएस लगाना है और कहां एस या ईएस नहीं लगाना है। तो दूसरा जो नियम था वो कह रहा है कि ही यानी वह, पुरुष के लिए आता है। शी यानी भी वह, स्त्री के लिए आता है। इट यानी यह, नेम किसी का नाम दिया हो जैसे प्रॉपर नाउन, तथा एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हमने दूसरे नियम में पढ़ा कि कहां हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे और कहां हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये तो था दूसरा नियम। अब इस नियम के बाद
ये पढ़ने के बाद हमें पता तो लग गया कि हाँ साहब इसके साथ हम एस लगाएंगे, लेकिन अभी भी हम उलझे हुए हैं। कैसे? हमें ये तो कह दिया गया कि आप हमारे साथ क्या लगाओ, एस या एस लगाओ, लेकिन ये कहां बताया कि एस लगाएं या ईएस लगाएं। तो हमारी गाड़ी तो यहीं अटक जाएगी, एस कहां लगेगा और ईएस कहां लगेगा। इसके लिए आता है तीसरा नियम, और वो तीसरा नियम हम पढ़ेंगे, रूल नंबर 3। और तीसरा नियम कहता है कि यदि क्रिया के अंत में ओ एस डबल एस सी एच एस एच एक्स और जे दिया हो तो उस क्रिया के साथ एस का प्रयोग होगा तथा अन्य के साथ एस का प्रयोग होगा। तो अब हमारा डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कहां हम एस लगाएंगे और कहां हम ईएस लगाएंगे। तो तीसरा नियम जो था वो कहता है कि यदि क्रिया के अंत में क्या दिया हो, ओ एस डबल एस सी एच एस एच एक्स और जेड, ये अगर दिया है तो क्रिया के अंत में आपको किसका प्रयोग करना है, ईएस का। और अगर इनके अलावा कोई अन्य शब्द आ जाए, आपको तो एक ग्रुप याद रखना है, इसमें कितने 7 शब्द हैं। इसके अलावा अगर कोई सा भी आता है तो आपको डायरेक्ट क्रिया के अंत में क्या जोड़ना है, एस। किंतु शर्त क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट के रूप में हमें कौन मिलने चाहिए, ही शी इट नेम तथा एक वचन कर्ता। अगर ये नहीं है और अगर सब्जेक्ट के रूप में ये है और भले ये आ रहा हो, फिर भी आपको ईएस का एस का प्रयोग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट वहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये था आज की क्लास का मैटर, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहां तक आप लोग अच्छे से पढ़ना। अब हम बाकी अगला नियम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप जितना आपको पढ़ाया गया वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।